चलिए, इकोनॉमी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम इकोनॉमिक सर्वे कर रहे हैं 2019-20, वॉल्यूम 1 है और हम चैप्टर वाइज आगे बढ़ रहे हैं। हर रोज़ एक चैप्टर है और हर चैप्टर का फोकस इस बात पे है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे अचीव की जाए 2025 तक। हर चैप्टर का पर्पज़ ये है कि अब तक हमारे जो लैकुनाज रहे हैं, जो हमारी गलतियाँ हुई हैं इकोनॉमी की प्लानिंग में, रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन में, जो हमने कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कराई है, हमने एक्सपोर्ट को उस लेवल पे सपोर्ट नहीं किया, मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में हम आगे नहीं बढ़ पाए, इन सब चीज़ों को कैसे रेक्टिफाई किया जाए, कैसे वो फैक्टर्स जो अदर कंटेम्प्रेरी डेवलपिंग इकोनॉमीज़ की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन फैक्टर्स को फाइंड आउट किया जाए और इंडिया में भी उन्हें एग्जीक्यूट किया जाए। इंडिया का एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाए अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ, जैसे कि चाइना, और उस कंपैरेटिव एनालिसिस से ये सीखा जाए कि ऐसे क्या कारण थे कि चाइना बेहतर परफॉर्म कर गया और आगे निकल गया और भारत नहीं कर पाया, उन्हें समझा जाए। और भारत में अगर संभावना बनती है, अगर ऐसी बनती है सिचुएशन कि इंडिया भी वो चीज़ अप्लाई कर सकता है, तो फिर इंडिया में भी उसे अप्लाई किया जाए। ये सारी चीज़ों के ऊपर एक अध्ययन है वॉल्यूम 1 इकोनॉमिक सर्वे का। वॉल्यूम 2 में सेक्टर बाय सेक्टर बताया जाएगा कि इंडिया की परफॉर्मेंस कैसी है, उसमें अपने लेवल के क्वेश्चंस निकलेंगे। वॉल्यूम 1 एक तरह का निचोड़ होता है आपकी सारी यूपीएससी की तैयारी के दौरान पढ़ी गई इकोनॉमी का। जितने अच्छे से आपने इकोनॉमी को पढ़ा है, उतने ही बेहतर आपको इकोनॉमिक सर्वे समझ आता है। इसलिए हम एक सिंगल लेक्चर के वाया 2-2.5 घंटे का एक लेक्चर रख के मैं आपको पूरा इकोनॉमिक सर्वे कवर करा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैं कभी भी नहीं करता। मुझे पता है कि सिविल सर्विसेज की बारीकियाँ, उसकी रिक्वायरमेंट क्या हैं। जब तक आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव माइंड, एक थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं होगा, तब तक आप इकोनॉमी के क्वेश्चन जो हाईली कंसंट्रेटेड और कंसोलिडेटेड मैनर में पूछे जाते हैं प्रीलिम्स और मेंस में, उनके आंसर्स नहीं कर पाएंगे। आपकी जड़ों में इकोनॉमी होनी चाहिए। अब उसी एस्पेक्ट से आज हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 5। हमने 4 चैप्टर कर लिए हैं काफ़ी डिटेल में, और आज हम 5वें चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। चैप्टर 5 का टाइटल क्या है? ये कहता है कि क्रिएटिंग जॉब्स एंड ग्रोथ बाय स्पेशलाइजिंग टू एक्सपोर्ट्स इन नेटवर्क प्रोडक्ट्स। आपको समझ आ जाएगा कि ये नेटवर्क प्रोडक्ट्स क्या है। यहाँ पर बात जॉब्स एंड ग्रोथ को इंश्योर करने की जा रही है कि किस तरह से जॉब्स और किस तरह से ग्रोथ को हम क्रिएट करें। नेचुरली अगर हम ग्रोथ कर लेते हैं, और ग्रोथ करने का जो बेसिस माना गया है वो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को माना गया है, 2025 तक हमें वहाँ पहुँचना है। वो बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ करेंगे तभी हम वहाँ तक पहुँचेंगे, अदरवाइज़ नहीं पहुँच पाएंगे। तो अगर हम ग्रोथ अचीव करते हैं तो जॉब्स तो क्रिएट होंगी, ऐसा माना गया है। ये हमें करना किस तरीके से है, ये चैप्टर बात करता है कि हमें स्पेशलाइज़ करना है एक्सपोर्ट्स में, और वो एक्सपोर्ट्स जिसमें हमें स्पेशलाइज़ करना है वो नेटवर्क प्रोडक्ट्स की फील्ड में होंगे। अब पूरे चैप्टर में हम यही समझेंगे कि असेंबलिंग एंड प्रोडक्ट या असेंबल्ड एंड प्रोडक्ट AEP क्या है, नेटवर्क प्रोडक्ट सिस्टम क्या है, P&C क्या है, पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स, ये सारे एस्पेक्ट समझेंगे और खूबसूरती से एक एनालिसिस करेंगे। चैप्टर आपको इन पॉइंट्स के थ्रू प्रोसीड कराता है और एंड तक लेकर के जाता है। चैप्टर में चर्चा इन चीज़ों की है। पहला जो पॉइंट है चैप्टर में जिस पर चर्चा रहती है विस्तृत, वो है इंडियाज़ एक्सपोर्ट अंडर परफॉर्मेंस वाइजा विज चाइना। चाइना के मुकाबले भारत का एक्सपोर्ट अंडर परफॉर्म क्यों कर रहा है, इसे समझना। रीपिंग गेन्स फ्रॉम पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स GVC। हम ग्लोबल वैल्यू चेन्स में पार्टिसिपेट अगर करते हैं तो हम गेन्स, प्रॉफिट, बेनिफिट्स ले सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन यू GVC का कंसेप्ट और क्या कह रहा है इकोनॉमिक सर्वे। विच इंडस्ट्री शुड इंडिया स्पेशलाइज इन फॉर जॉब क्रिएशन। अगर हमें एक्सपोर्ट्स करना है तो हमें जॉब क्रिएशन को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए किस इंडस्ट्री पे स्पेशलाइज करना चाहिए। पैटर्न ऑफ इंडस्ट्री लिख दिया मैंने यहाँ पर। पैटर्न ऑफ एंट्री होगा। पैटर्न ऑफ एंट्री में आपको समझा दूंगा कि किस तरह से ग्लोबल वैल्यू चेन में नेटवर्क प्रोडक्ट की फील्ड में एंट्री होती है अलग अलग कंट्रीज़ की। इसमें ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया का एक सीक्वेंस बताया गया है कि कैसे सबकी एंट्री हुई इस फील्ड में। कभी जापान था, फिर चाइना आया, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और आज इंडिया और इंडोनेशिया कोशिश कर रहे हैं।
पोटेंशियल गेन्स इन एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी, क्या अंतर पड़ेगा अगर हम इकोनॉमिक सर्वे की बात को मान लेते हैं और अगर हम इस दिशा में आते हैं, नेटवर्क प्रोडक्ट्स के मामले में अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाते हैं, तो हमें किस तरह का एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी में गेन हो सकता है। आर फ्री ट्रेड आर इट्स नॉट आर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स बेनिफिशियल, क्या एफटीएज यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बेनिफिशियल होते हैं भारत की नज़र से इसे देखेंगे। इसमें मैंने 2 फिगर्स भी लिखी हैं, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, फिगर्स और स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो इकोनॉमिक सर्वे कई सेगमेंट्स को पढ़ना है, कई एकेडमिशियंस हैं, कई क्रिटिक्स हैं, कई गवर्नमेंट की तरफ से इकोनॉमिक सर्वे आता है तो कई गवर्नमेंट खुद इस चीज़ को समझना चाहेगी स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से, और ओपोनेंट्स हैं, ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं, उन्हें भी समझना होता है। तो स्टैटिस्टिक्स और मेथडोलॉजी सारी उसमें दी जाती है, लेकिन अगर आप एक एस्पिरेंट के तौर पर समझें तो आपको कंसेप्ट समझने हैं, फिनोमेना समझने हैं। स्टैटिस्टिक्स, पाई चार्ट्स, ग्राफ्स, बार्स, इनसे आपको एक ट्रेंड एनालिसिस करना है। जितना खूबसूरत ट्रेंड एनालिसिस करेंगे उतना सुंदर आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। शुरुआत करते हैं। देखिए, शुरुआत ये है कि भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि भारत को यदि अपने लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बेटर करना है, उन्हें बेटर लाइफ प्रोवाइड करनी है, तो इंडिया की इकोनॉमी का साइज़ बड़ा करना होगा। वेल्थ क्रिएट होगी तो ही वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट होगी, ऐसा प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं 15 अगस्त को। अब वेल्थ क्रिएट करने के लिए ही सारा इकोनॉमिक सर्वे फोकस कर रहा है, और उसमें हमने पढ़ा था इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट को रिस्पॉन्सिबल माना गया है वेल्थ क्रिएट करने के लिए, लेकिन उसमें हैंड ऑफ ट्रस्ट को सपोर्ट करना है। मैंने बताया था कि इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट क्या है, उसका रोल कैसा है, और हैंड ऑफ ट्रस्ट क्या है, इसकी क्या यूटिलिटी है, ये कैसे एग्जीक्यूट होता है। अब जब मार्केट को परफॉर्म करना है और हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का इतना ह्यूमंगस साइज़ अचीव करना है, जो कि अभी हम $2.9 ट्रिलियन इकोनॉमी के साइज़ पर खड़े हैं, हमें 5 तक जाना है, ये बड़ी बात है। ऐसे में हमें किन किन सेगमेंट्स पे फोकस करना होगा। तो सबसे पहला एस्पेक्ट ही ये है कि वेल्थ क्रिएशन करना है, मतलब कि हमें ग्रोथ करना है। अब दिन तक क्या होता रहा कि 1991 में जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ तो हमने ग्रोथ अचीव की। नेचुरली 1991 तक जब भारत के बाज़ार बंद थे, तो 1950 से 1991 तक अगर हम देखें तो वो जो 4 डेकेड्स हैं जिसमें हमने सोशलिज्म का कंसेप्ट अपनाया, अगर कंक्रीट वे में जाएंगे तो मिक्स्ड इकॉनमी, लेकिन मेजॉरली सोशलिज्म हावी था। काफ़ी सेक्टर्स जो थे वो क्लोज थे, एक क्लोज्ड इकॉनमी के सेगमेंट में हम चल रहे थे। तो तब हम 3 से 3.5% तक की ग्रोथ रेट अचीव करते थे, जिसे हिंदू ग्रोथ रेट भी कहा गया है। लेकिन 1991 के बाद जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो हमने कंसिस्टेंटली एक ऑन एन एवरेज 6 to 6.5% तक ग्रोथ रेट देखी है। लेकिन ये जो ग्रोथ रेट हुई एक्सक्लूसिव हो गई, और ऐसा माना गया कि एक तरह से जॉबलेस ग्रोथ हो गई। बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसे जॉब ही नहीं मिला, लेकिन फिर भी हमने जीडीपी में ग्रोथ किया, तो जो वेल्थ क्रिएट हुई वो कुछ लोगों ने कॉर्नर कर ली, वेल्थ कंसंट्रेट हुई, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई। इसलिए फिर 11th 5 ईयर प्लान, जो कि 2007 से 2012 तक एप्लीकेबल था, उस 11th 5 ईयर प्लान के दौरान ये कहा गया कि इंडिया इंक्लूसिव ग्रोथ करेगा। उसकी थीम ये थी। आगे 12th 5 ईयर प्लान की भी यही थीम थी कि हमें, लेकिन वो बीच में अबेंडन कर दिया गया। नीति आयोग आ गया, प्लानिंग कमीशन सिस्टम ख़त्म हो गया। तो 12th 5 ईयर प्लान भी यही कहता था कि हमें इंक्लूसिव ग्रोथ करना है। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब यही है कि जो ग्रोथ हो रही है उसका बेनिफिट सभी लोगों को मिले और जॉब क्रिएशन हो। तो जो ट्रिकल डाउन थ्योरी है, जो कहते हैं कि पर्कुलेशन इफेक्ट होगा, कि अगर ग्रोथ एक बार अचीव हो जाएगी तो उसका बेनिफिट सबको मिलेगा, ऐसा माना गया कि वो बेनिफिट वहाँ तक पहुँचाने के लिए एफर्ट्स करने होंगे। तो मुद्दा ये है कि भारत के विषय में जॉब क्रिएशन एक बड़ी चीज़ है। वेल्थ क्रिएट करना और उस वेल्थ क्रिएशन के साथ साथ जॉब क्रिएशन करना, ये बड़ी बातें हैं। अब जो वेल्थ आप क्रिएट कर रहे हैं, जिन प्रोसेसेस के माध्यम से कर रहे हैं, तो ये भी ज़रूरी है कि वो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल हो। यानी कि वो जो वेल्थ क्रिएशन का साइकिल है, वो जो प्रोडक्शन साइकिल है भारत का गुड्स एंड सर्विसेज की फील्ड में, वो सस्टेनेबल भी होना चाहिए, चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी इकॉनमी रॉबस्ट ना हो, रेजिलिएंट ना हो, कि अगर वो एक पॉइंट पर ग्रो कर गई बहुत अच्छी और उसके बाद फिर वो नहीं ग्रो कर पा रही है, या वह थोड़े बहुत शॉक्स आने से ही कोलैप्स कर जाती है, ये नहीं होना चाहिए। तो उसे रेजिलिएंट बनाना ज़रूरी है, उसे रॉबस्ट बनाना ज़रूरी है। इसके लिए भी बहुत से काम करने होते हैं। फिर जॉब क्रिएशन की जब बात आती है, तो जॉब मल्टीपल सेगमेंट्स में क्रिएट करनी है, तकरीबन हर सेक्टर में क्रिएट करनी है, और अनस्किल्ड से स्किल्ड जॉब की ओर हमें जाना है। ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। लेकिन हमें ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है कि ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं
जिनमें जॉब पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। हर कंट्री के अपने डेमोग्राफिक्स होते हैं, जनसंख्या होती है। भारत की जनसंख्या देखें तो आबादी के मायने में भारत दूसरे नंबर पर है चाइना के बाद, लेकिन उस पॉपुलेशन का कैरेक्टर भी होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उसमें अगर हम एज कंपोनेंट देखें, वर्किंग पॉपुलेशन का एस्पेक्ट देखें और लिटरेसी का एस्पेक्ट देखें, फिर स्किल्स का एस्पेक्ट देखें, तो इंडियन पॉपुलेशन काफ़ी डिस्टिंक्ट है अदर कंट्रीज़ की पॉपुलेशन से। ऐसे में हमारे पास इस समय डेमोग्राफिक डिविडेंड की सिचुएशन है, यानी कि हमारे देश की अधिकतर जनसंख्या जो है वो वर्किंग एज पॉपुलेशन में फॉल करती है, एक बड़ी चीज़ है। लेकिन जहाँ एक तरफ हमारे पास वो जनसंख्या है जिसकी कामकाज करने की उम्र है, दूसरी तरफ वही जनसंख्या अनस्किल्ड भी है। इसके लिए ही स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है, कौशल का विकास किया जा रहा है, कुछ कौशल भारत, कुशल भारत ऐसा कहा जा रहा है। अब मुद्दा ये आ जाता है कि स्किल बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो अभी तक अधिकतर जनसंख्या जो कि कामकाज की उम्र में फॉल करती है वो अनस्किल्ड है, और फिर जनसंख्या बहुत ज़बरदस्त है, कामकाजी जनसंख्या बहुत ज़बरदस्त है। तो कैसे फिर इंडिया की इस पॉपुलेशन को इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल बनाया जा सके, तो इसके लिए इंडिया की इस पॉपुलेशन को अच्छे खासे कंज्यूमर के तौर पर खड़ा करना पड़ता है। लेकिन कंज्यूमर तो वो होगा जिसकी जेब में पैसा होगा। पैसा तब आएगा जब आप कोई कामकाज करेंगे या नौकरी करेंगे या उद्योग धंधों में लगेंगे, कामकाजी होंगे, इसके लिए नौकरी देनी पड़ती है। अब ऐसे में ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चैप्टर कुछ चीज़ों का एनालिसिस करके आपको देता है, और इसमें ये सेंट्रल जो कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए कंट्री चूज़ करता है वो है चाइना। चाइना के साथ ही आपको एनालिसिस में लेता है और अच्छे एनालिसिस देता है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपकी कमियां हैं उसको उभारने की कोशिश करता है। तो इस सेगमेंट में इसने जॉब और ग्रोथ के लिए मेनली चुना है एक्सपोर्ट्स को। तो दिमाग में आप रखेंगे कि एक्सपोर्ट्स को चुना है। ऐसा कहा जाता है कि जैसी नीतियाँ इस चैप्टर में बताई गई हैं उनका पालन किया जाएगा तो 4 करोड़ नौकरियाँ 2025 तक और 8 करोड़ नौकरियाँ 2030 तक हम विकसित कर पाएंगे, इस नीति का अनुसरण करके जो इसमें बताई गई है, यानी कि उस पॉलिसी को फॉलो करके जो इसमें हमने मेंशन है। अब मुद्दा ये आ जाता है कि जॉब और एक्सपोर्ट, ग्रोथ, इनको कैसे जोड़ा है लेखक ने, इकोनॉमिक सर्वे के एनालिसिस इसे कैसे जोड़ते हैं। अब हमें वो सब समझना है, अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले तो ये बताया गया है कि भारत अब तक काफ़ी इनसिक्योरिटी से गुजरता रहा। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे में कुछ कटाक्ष भी हैं, चाहे दबे शब्दों में है लेकिन हैं, और बार बार अटैक पे लिया जाता है वो 40 साल का दौर, 1950 से 1990 का दौर, जिसमें सोशलिज्म का कंसेप्ट अपनाया गया। और दूसरा बहुत ज़्यादा अटैक हुआ है 2011 से 2013 का समय, यानी कि ख़ास तौर पर 2006 से 2014 का समय, यानी कि यूपीए का पहला और दूसरा कार्यकाल। यूपीए 1 और यूपीए 2 दोनों ही ले लिए हैं इसमें। यूपीए 1 2006 से 2009 का समय और यूपीए 2 2009 से 2014 का समय। तो मनमोहन सिंह हमारे देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके दोनों ही कार्यकाल इसमें लिए गए हैं और एक तरह से अटैक हुआ है उसमें। चाहे फाइनेंशियल सेक्टर क्राइसिस की बात करें, चाहे पॉलिसी पैरालिसिस की बात करें, चाहे करप्ट प्रैक्टिसेस की बात करें, यानी कि इनएफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशंस की बात करें, 2G स्कैम, कोल ब्लॉक स्कैम, इन सब चीज़ों का जिक्र हुआ है। और 2014 से ऑनवर्ड तकरीबन हर क्षेत्र में हमने विकास किया है, ऐसा बताया गया है। तो ये चीज़ें तो हैं। हमें कंसेप्ट में जाना है, टेक्निकलिटीज़ में जाना है, हमें पार्टीजन पॉलिटिक्स सिस्टम में नहीं जाना होता। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि इंडिया एक इनसिक्योर एटीट्यूड रखता रहा है ट्रेड को लेकर के। ये इनसिक्योर एटीट्यूड किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है कि भारत ने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स करने में एक संकोच किया, क्योंकि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के दौर में भारत को ऐसा लगता है कि जिस भी किसी कंट्री के साथ हमारा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होगा उस कंट्री से हम कॉम्पिटिटिवली पीछे खड़े होते हैं। हमारी इंडस्ट्री, हमारा बाज़ार उतना कॉम्पिटिटिव नहीं है जितना उस कंट्री का हो सकता है। तो ऐसे में हमें नुकसान हो सकता है। वो कंट्री के प्रोडक्ट फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के तहत जब उन पर कोई किसी तरह का टैरिफ बैरियर लागू नहीं होगा तो फिर वो फ्रीली भारत में आएंगे, किसी तरह की इंपोर्ट ड्यूटी उन पर नहीं लगेगी, और इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को वो एक कंपटीशन पोज करेंगे जो इंडियन एंटरप्रेन्योर से फेस नहीं कर पाया जाएगा। इसकी वजह से हमारे उद्योग धंधे खत्म हो जाएंगे। उनकी फार्मिंग कम्युनिटी भारत में फार्मिंग प्रोडक्ट्स बेचेगी जो इंडियन फार्मिंग कम्युनिटी उसके साथ मैच नहीं कर पाएगी प्रोडक्टिविटी के मामले में, क्वालिटी के मामले में। तो इसकी वजह से हमारी फार्मिंग क्लास, एग्रीकल्चर सेक्टर भी ख़त्म हो सकता है। इस तरह की एक नोशन रही है इंडियन इकोनॉमी को लेकर के इंडियन पॉलिसी मेकर्स की, कि अभी हमारे उद्योग धंधे उतने विकसित नहीं हैं, उतने स्किल्ड नहीं हैं, टेक्नोलॉजिकली उतने कॉम्पिटिटिव भी नहीं हैं। तो जिस भी किसी कंट्री के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करेंगे तो कंपैरेटिवली हमें फिर उसके मुकाबले नुकसान हो सकता है।
वो कंपैरेटिवली हमसे सुपीरियर हो सकती है तो हमें नुकसान पहुंचा देगी। अब इसकी वजह से बड़े स्तर पर हमने इस तरह के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स नहीं किए, FTAs नहीं किए तो उन मुल्कों के साथ किए जिन मुल्कों के साथ हमें ये पूरी अश्योरेंस थी कि हम उनसे उनके मुकाबले कॉम्पिटिटिव एज रखते हैं, कंपैरेटिवली हम ज़्यादा सुपीरियर हैं, तो हमने उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए। अदर कंट्रीज़ के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए जो हमसे काफ़ी सुपीरियर थी, लेकिन बहुत ही सेलेक्टिवली बहुत सी आइटम्स ऐसी हैं जिन्हें सिक्योर लिस्ट में डाल दिया जाता है। एक लिस्ट होती है जो लिस्ट जिस लिस्ट में गिवन आइटम्स पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं लागू होता। मतलब मान लीजिए आपका जापान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ और आप ऐसा मानते हैं कि आपकी कंट्री के कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन प्रोडक्ट्स को आपको जापानीज़ इंपोर्ट से अभी बचा करके रखना है, तो आप उसको उस सेंसिटिव लिस्ट में डाल देंगे। उस सेंसिटिव लिस्ट में डालने के बाद अब उस लिस्ट में डली हुई आइटम से रिलेटेड अगर जापान कुछ मैन्युफैक्चर करता है, भारत में बेचता है, तो फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के विपरीत जाकर के आप उस आइटम के ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी लगा सकते हैं। इससे जापान कोई आपत्ति नहीं जता सकता, कोई ऑब्जेक्शन आप पे नहीं लगा सकता कि आपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वायलेशन की, क्योंकि आप दोनों में एक सहमति बिठा करके एक सेंसिटिव लिस्ट बनी है और उसमें आपने वो आइटम डाल दी है। इसकी वजह से अब वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से एग्जम्प्ट हो चुकी है आइटम। इस तरह की चीज़ें रही हैं। इन चीज़ों को अश्योर करते हुए अदर कंट्रीज़ के साथ एग्रीमेंट होते रहे हैं और फिर धीरे धीरे जब इंडिया एडवांटेज गेन करता गया उन आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग में, उनकी क्वालिटी में, उनकी क्वांटिटी में, कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस में, तो इंडिया फिर उस सेंसिटिव लिस्ट से चीज़ें बाहर निकालता भी गया। समय दर समय चीज़ें बढ़ती गई। फिर वो कंट्री जिस कंट्री के साथ एग्रीमेंट हुआ वो कंट्री भी एक लिस्ट मेंटेन करती है, तो वो कंट्री भी आइटम्स को रिड्यूस करती गई। तो दो कंट्रीज़ के बीच में ये कोशिश होती है कि कैसे वो सेंसिटिव लिस्ट में आइटम्स मिनिमम करें और अधिकतर सभी तरह की गुड्स एंड सर्विसेज में हम आपस में मुक्त व्यापार करें, फ्री ट्रेड हो, जिसकी वजह से रिसोर्सेज का बेटर एलोकेशन हो, रिसोर्स मोबिलाइजेशन हो, जॉब क्रिएशन हो, इकोनॉमी चलती रहे, तो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट बना रहे। ऐसा सिस्टम रहा। अब हुआ ये कि हमारे ये जो एक इनसिक्योर एटमॉस्फेयर रहा हमारे माइंड में, ये जो एक इनसिक्योर एस्पेक्ट रहा, इसकी वजह से अब हो ये रहा था कि हमारे जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं वो हो नहीं रहे थे, और ट्रेड एग्रीमेंट्स ना होने की वजह से जो हमें नुकसान हुआ वो ये कि ग्लोबल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर, अगर हम यहाँ पर इमेजिन करें, वर्ल्ड लेवल पर हुआ ये कि हमारी इकोनॉमी क्लोज रही। अदर इकोनॉमीज़ ओपन हुई, हमसे पहले ओपन हो गई। एक तो ये चीज़ हुई, और दूसरी चीज़ हम अपनी कंट्री की डोमेस्टिक मार्केट पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते रहे, इंटरनेशनल मार्केट पे उस लेवल पर रिलाई नहीं करे। ये दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, जब भी हमने खुद को ओपन किया, इंडिया ने खुद को ओपन किया, मान लीजिए इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया कि आप एज अ बीइंग अ फॉरेन वेंचर आइए इंडिया में प्रोड्यूस करिए। तो जब भी ये ओपनिंग हुई है तो हुई कुछ इस तरह से कि वो फॉरेन कंपनीज आई, FDIs आए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आए, उन्होंने यहाँ आकर के इंडियन मार्केट के लिए प्रोड्यूस किया, इंडिया के लिए प्रोड्यूस किया। तो या तो मेजॉरली आपने ट्रेड एग्रीमेंट्स ही नहीं किए इनसिक्योरिटीज़ एस्पेक्ट की वजह से, तो आप उस लेवल पर उस इंटरनेशनल ट्रेड का हिस्सा ही नहीं बने, आपकी इकॉनमी बहुत लेवल पर क्लोज रही। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा। दूसरी तरफ जब आपने अपनी इकॉनमी को ओपन किया भी, तो जो प्लेयर्स आपके देश में आए भी हैं, उन्होंने आपके देश में आकर के आपके देश के बाज़ार के लिए प्रोड्यूस किया। ये दूसरी बड़ी चीज़ है। अब हो ये गया इसकी वजह से कि ग्लोबल लेवल पर, मान लीजिए वर्ल्ड लेवल पर कई कंट्रीज़ एग्जिस्ट करती हैं। UK का उदाहरण ले लेते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात कर लेते हैं, चाइना की बात कर लेते हैं, और वियतनाम को यहाँ पर लेते हैं। अब सपोज़ करिए, अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो हम एप्पल की बात करते हैं। अब एप्पल जो है उसकी डिज़ाइनिंग, उसकी ब्रांडिंग, उसकी मार्केटिंग, ये बहुत हाई स्किल्ड जॉब्स हैं। तो डिज़ाइनिंग उसकी ब्रांडिंग, उसकी मार्केटिंग, उसके कंपोनेंट्स और उसके पार्ट्स, सपोज़ करिए कि ये सब कुछ बन जाता है USA में। उसकी डिज़ाइनिंग वहाँ तैयार हो जाती है, उसके कंपोनेंट्स वहाँ बन जाते हैं, उसके पार्ट्स वहाँ पर बन जाते हैं। अब वो कंपोनेंट्स और डिज़ाइन और वो पार्ट्स बन करके आ जाते हैं चाइना। तो चाइना में आने के बाद वो सारे के सारे कंपोनेंट्स और पार्ट्स उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग असेंबल कर दिए जाएंगे। असेंबली हो गई। असेंबली होने के बाद वो सामान सारा पहुंच जाता है वियतनाम, और वहाँ पर उसकी पैकेजिंग हो जाती है प्रॉपर, और वहाँ से वो सीधा पहुँच जाता है UK, और वहाँ से फिर उसकी
वर्ल्ड लेवल पर मार्केटिंग हो जाती है, वो बिकना शुरू हो जाता है। इस तरह से अब एक मल्टीनेशनल कंपनी है, एक एमएनसी है, या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस कह लीजिए, एमएनई कह लीजिए, मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस कह लीजिए, मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, इस तरह से नाम होते हैं। ये मल्टीनेशनल्स हैं, कई नेशन में वर्क करती है। अब सपोज़ कीजिए कि एक एप्पल बनाने वाली एक कंपनी है, आईफोन बनाने वाली कंपनी है, वो ये देख पा रही है कि पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड है, मुझे जहाँ से मैक्सिमम एडवांटेज मिलती है मैं वहाँ से प्रोड्यूस करूँगा। तो उसने ये देखा कि जो बहुत ही हाई स्किल्ड जॉब्स हैं, जैसे कि डिज़ाइनिंग की बात है, जैसे ब्रांडिंग की बात है, जैसे कि मार्केटिंग की बात है, ये ब्रांडिंग और डिज़ाइनिंग और कंपोनेंट्स और पार्ट्स ये मैं यूनाइटेड स्टेट्स से बनवा लूँगा। लेकिन इसके बाद अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा लेबर कंज्यूम करने वाला जो वर्क है, और जिसमें लेबर स्किल्ड भी नहीं चाहिए, सिर्फ ट्रेनेबल लेबर चाहिए, जिसको थोड़ी सी ट्रेनिंग आप दीजिए 1 मंथ की, कि इस तरह से कंपोनेंट्स आएंगे, आपको इसको जोड़ करके असेंबल कर देना है, तो ट्रेनेबल लेबर है। और कुछ सुपरवाइजरी इंजीनियर्स वहाँ पर अपॉइंट कर दिए जाएंगे जो देखेंगे कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग वो असेंबल हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन इसमें लेबर बहुत चाहिए, इट इज़ हाईली लेबर इंटेंसिव वर्क, बट इट इज़ हाईली अनस्किल्ड वर्क, बट लेबर बहुत ज़्यादा चाहिए इसमें। तो वो देखेंगे कि वेजेस कहाँ पर कम है, लेबर कहाँ पर बहुत अबेंडेंटली अवेलेबल है और बहुत चीप है, सस्ती है। और सस्ती इसलिए वो स्किल्ड नहीं है और बहुत ज़्यादा भी है, तो वो आ जाएंगे चाइना। अब उन्होंने चाइना में प्रोड्यूस कर लिया, बिकॉज पूरा होल वर्ल्ड जो है इकोनॉमी के सेंस में कनेक्टेड है। और यहाँ पर ये जो आईफोन बनाने वाली कंपनी है, ये हर स्टेप पे एक वैल्यू ऐड कर रहा है उस रिसोर्स पे। रेयर अर्थ मटेरियल लीजिए, प्लास्टिक लीजिए, ग्लासेस लीजिए, इन सबको मिलाइए, टेक्नोलॉजी का यूज़ करिए और एक मोबाइल प्रिपेयर करिए। तो रिसोर्सेज पे यू आर एडिंग वैल्यू, बट उस वैल्यू को ऐड करने में देयर आर लॉट्स ऑफ स्टेप्स, कई तरह के स्टेप्स हैं। पहले डिज़ाइनिंग हुई, फिर उस डिज़ाइनिंग के बाद उसकी कंपोनेंट्स बने, पार्ट्स बने, उसकी ब्रांडिंग प्रिपेयर हुई, तो ये स्टेप है पूरा का पूरा वैल्यू एडिशन सारा। और फिर आगे आया असेंबली होगी, तो असेंबली चाइना में करा ली, लेबर अबेंडेंटली अवेलेबल है, सब कुछ है। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म हो गया उस पूरे के पूरे वैल्यू एडिशन वाले प्रोसेस की चेन का। तो इसको हम कहते हैं ग्लोबल वैल्यू चेन। तो ग्लोबल वैल्यू चेन मैंने यहाँ पर लिखा था। ग्लोबल वैल्यू चेन इसलिए कहा गया है बिकॉज यू आर एडिंग वैल्यू टू द रिसोर्सेज एट एवरी स्टेप ऑफ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, और बी इट एनीथिंग सर्विसेज यू कैन से। सो ग्लोबल वैल्यू चेन। चाइना के बाद वो चला गया पैकेजिंग के लिए, दैट इज़ वियतनाम में वो पैकेजिंग होने लगी। फिर आप पहुंचा दें यूके, वहाँ से उसकी मार्केटिंग होगी, वो बिकेगा। तो आपने क्या किया, पूरे वर्ल्ड लेवल पर उस आईफोन बनाने के लिए उस आईफोन मेकिंग कंपनी ने, एप्पल बनाने वाली कंपनी ने, ये जो वैल्यू एडिशन है, इस वैल्यू एडिशन के लिए जो ये ग्लोबल वैल्यू चेन है, ये तभी एग्जीक्यूट हो पाई बिकॉज द होल इकॉनमी इज़ कनेक्टेड। ग्लोबली आप कनेक्टेड हैं। और ये क्या हो रहा है, यूएस के साथ फिर चाइना के साथ वियतनाम, देन द यूके। आपके इस ग्लोबल वैल्यू चेन का आपने एक नेटवर्क बना लिया है पूरा, यूएसए, देन चाइना, देन वियतनाम, देन यूके। तो दिस इज़ अ नेटवर्किंग, आपने कनेक्ट कर दिया सबको। तो इसकी वजह से हम ये जो फाइनल प्रोडक्ट डेवलप होकर के आ रहा है, इसे नेटवर्क प्रोडक्ट कॉल कर रहे हैं। तो नेटवर्क प्रोडक्ट का महत्व यहाँ पर हमें समझ आ गया, ग्लोबल वैल्यू चेन कंसेप्ट हमें समझ में आ गया। अब मुद्दा यहाँ पर ये है कि क्योंकि चाइना इंटरनेशनली खुद को ऑलवेज ओपन करके रखा हुआ है 1980 के बाद से, इंटरनेशनली वो कनेक्टेड है, और उस कनेक्टिविटी की वजह से हो ये रहा है कि उस पूरे की पूरी ग्लोबल वैल्यू चेन में वो भी उस नेटवर्क का एक हिस्सा बन गया फॉर द पर्पज़ ऑफ असेंबलेज। ठीक है, उसने अमेरिका का रोल नहीं लिया, उसने वियतनाम का रोल अज्यूम नहीं किया, उसने यूके का रोल अज्यूम नहीं किया, लेकिन उसने एक पर्टिकुलर रोल में स्पेशलाइज कर लिया खुद को। तो ग्लोबल वैल्यू चेन नेटवर्क्स जो हैं, उसमें यू आर अ पार्ट ऑफ दैट नेटवर्क बिकॉज आपकी किसी एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन हो गई है। ये इसलिए हो पाई है बिकॉज आपने अपने पोटेंशियल्स को आइडेंटिफाई किया, आपने अपनी कंपैरेटिव एडवांटेजेस को समझा कि यू हैव लेबर बट यू हैव अनस्किल्ड लेबर, बट येस यू हैव लेबर। लेबर लॉज आर वेरी
flexible, labor is abundantly supplied and ultimately labor is cheap. ये सारी चीज़ें हैं. You are at comparative advantage in context of America, UK. उनके comparatively आप ज़्यादा advantage में हैं इन चीज़ों में. तो आपने अपनी उस advantage को identify किया and then आपने specialize किया उस चीज़ को and then you are in a healthy way, you are part of the global chain network. What kind of chain is this? The production chain. So that's why that mobile is a network product. वो उधर से उभर करके आया. भारत क्योंकि एक इनसिक्योर एटमॉस्फेयर में रहा, एक लंबे समय तक 1990-91 तक सोशलिस्ट टेंडेंसी फॉलो करता रहा, क्योंकि देखिए बहुत लंबा इम्पैक्ट था कॉलोनियल रूल का. चाइना पे ऐसा नहीं हुआ. 200 साल तक इंडिया ने कॉलोनियल इम्पैक्ट झेला, चाइना ने वो नहीं झेला. इसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है और हमने फॉरेन पॉलिसी में पढ़ा था कि एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी था कि इंडिपेंडेंस बहुत प्यारी थी भारत को, कि अब किसी तरह से भी ना तो किसी तरह के वर्ल्ड वार 2 के किसी ब्लॉक को, उसके बाद कोल्ड वॉर के ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करना है, और किसी भी तरह से अब फॉरेन कैपिटल, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में नहीं, इंडिजीनियस डेवलपमेंट करनी है. तो इकोनॉमी को क्लोज रखा काफ़ी हद तक. और दूसरी तरफ चाइना वर्ल्ड वार 2 के नतीजों का हामी था, पार्टनर था. चाइना उस तरफ से था जिस तरफ से अमेरिका था, फ्रांस था, ब्रिटेन था, रशिया था, तो चाइना उस तरफ से था. तो अल्टीमेटली ये विनिंग पार्टी से बिलोंग करते थे और तभी से लेकर के फिर ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर भी बने हैं. रशिया, चाइना, यूके, फ्रांस एंड अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो ये भारत इसके बाद जब आज़ाद होता है तो फिर वो नॉन अलाइन मूवमेंट को फॉलो कर रहा है, किसी ब्लॉक के साथ नहीं जा रहा है. तो रिलेटिवली चाइना बीइंग अ कम्युनिस्ट कंट्री, चाइना माओ जेडंग के टाइम पे क्लोज रही, रिएक्शनरी भी रही अमेरिका को लेकर के, क्योंकि ताइवान का इशू था, रिपब्लिक ऑफ चाइना वहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ. अमेरिका 1963 तक की बातें हैं, वो ROC को, रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान को रिकॉग्नाइज़ करता था, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना PRC यानी कि मेनलैंड चाइना की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज़ नहीं करता था. ये सारे फैक्टर भी रहे, लेकिन उसके बाद 1980s में जब ओपन हुआ चाइना तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा और उसने अपने स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई किया. यहाँ पर इंडिया लैक हुआ है स्ट्रांगली. तो ये जो एक इनसिक्योरिटी है, इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया कि आपने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के एक एटमॉस्फेयर को करेक्ट नहीं माना ऑलवेज. और अभी भी अगर आप देखें तो अभी RCEP हुआ, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, उसको लेकर के भी बहुत से क्रिटिक्स ये कहते थे कि भारत के लिए ये नुकसानदायक रहेगा. लेकिन हम जब एनालिसिस करेंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का तो मैं बताऊंगा कि इतना नुकसानदायक भी नहीं है, भारत को एक कंपैरेटिव एडवांटेज है उस क्षेत्र में. तो अब मुद्दा ये आ जाता है कि हमें जो हमारी अब तक की गलती थी उसको बड़े स्तर पर सुधारना है. और गलती ये थी कि हमने अपनी इकोनॉमी को क्लोज रखा, हमने ग्लोबल वैल्यू चेन्स में खुद को कभी इनकलकेट ही नहीं किया, जिसकी वजह से जो नेटवर्क प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं उनकी नेटवर्क प्रोडक्ट्स की उस प्रोडक्शन में हमारा रोल नहीं है, और इसी वजह से हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट्स नहीं हैं. और यही कारण है कि हमारी कंट्री, जिसमें कि इतनी बड़ी कामकाजी जनसंख्या जो कि अनस्किल्ड है, जो कि अच्छे से यूटिलाइज हो सकती थी एक्सपोर्ट्स में, अगर हम उस नेटवर्क प्रोडक्शन में आ जाते, हम ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा बन जाते, लेकिन हमने वो नहीं किया. इस त्रुटि को अब हमें सुधारना है, इस गलती को अब हमें रेक्टिफाई करना है. होल इकोनॉमिक सर्वे का ये चैप्टर इसी के इर्द गिर्द घूमता है और वो यही आपको समझाएगा. दैट्स इट. हम सभी चीज़ों को तरीके से समझते हैं, वन बाय वन करके. अब मुद्दा ये आ जाता है कि इस प्रोसेस के लिए हमने यहाँ पर ये पॉइंट लिखे थे, मैं इनको एक साथ लेकर के चलूँगा, वन बाय वन नहीं. ऑर्गेनिकली आपको चीज़ें समझ में आए वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आप कभी भी ये कॉन्सेप्ट डेवलप कर लें. अगर इसी बोर्ड पर फोकस रहेगा तो ये पॉइंट्स दिमाग में छप जाएंगे, अगर इनमें से एक भी रिकॉल नहीं हुआ तो आप सब भूल जाएंगे. मुद्दा ये है कि ब्लड में होती हैं चीज़ें ऑर्गेनिकली, और हम चीज़ों को जोड़ेंगे. अब मुद्दा ये आ जाता है यहाँ पर कि सबसे पहला एस्पेक्ट कि भारत को आने वाले समय में इंडिया की ग्रोथ और इंडिया की जॉब क्रिएशन पे फोकस करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज़ अपनानी है. वो स्ट्रेटजीज़ को समझने के पहले हम ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि चाइना एक्सपोर्ट में क्यों ग्रो कर गया और हम कहाँ पर पिछड़े. तो एक
एनालिसिस करना ज़रूरी है चाइना के साथ, ताकि हम समझ पाएँ कि हम कहाँ पिछड़े हैं। जब हम समझेंगे कि कहाँ पिछड़े हैं तो अगली स्ट्रेटजीज़ यानी कि अगली रणनीतियाँ जो हैं वो उसी मुताबिक फिर हम बना पाएंगे। आई बात समझ में? तो ऐसे में अब हम कुछ चीज़ों को समझते हैं। देखिए, सबसे पहला एस्पेक्ट यहाँ पर एक ये आइडेंटिफाई होकर के आया कि जब भी आप अपने एक्सपोर्ट्स का जिक्र करते हैं उसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक्सपोर्ट्स पर जब भी फोकस होता है तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। कौन सी? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो फोकस होती है वो होती है स्पेशलाइजेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिन पर फोकस होता है। कलम कहाँ चली जाती है? स्पेशलाइजेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। अब इसके एस्पेक्ट से समझते हैं कि क्या बताना चाह रहा है, स्पेशलाइजेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन के विषय में क्या बताना चाह रहा है। देखिए, स्पेशलाइजेशन और डाइवर्सिफिकेशन का एक्सपोर्ट से ये रिलेशन है कि आप जब एक्सपोर्ट करते हैं तो उस एक्सपोर्ट में आपने कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स चुन रखे हैं और कितनी नंबर ऑफ कंट्रीज़ यानी कि ट्रेडिंग पार्टनर बना रखे हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब चाइना और इंडिया के मामले में एक अंतर नज़र आया है। चाइना और इंडिया के मामले में ये अंतर नज़र आया है कि इंडिया ने स्पेशलाइजेशन की बजाय डाइवर्सिफिकेशन का रूट पकड़ा। यहाँ पर मात खा गया, परेशानी यहीं पर आ गई, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे कहता है। मतलब इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी थिनली स्प्रेड है। थिनली स्प्रेड होने का मतलब कि इंडियन एक्सपोर्ट वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट में है, काफ़ी नंबर ऑफ प्रोडक्ट है, आपने तकरीबन हर प्रोडक्ट को ही छू लिया। और सेकंड, ज़्यादा नंबर ऑफ कंट्रीज़ के साथ है, ज़्यादा नंबर ऑफ कंट्रीज़ के साथ। तो ज़्यादा नंबर ऑफ कंट्रीज़ एंड वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, सो इट इज़ थिनली स्प्रेड। अब ऐसे में ये हो जाता है कि फिर आप किसी भी एक चीज़ में महारत नहीं हासिल कर पा रहे। और ये जो एक्सपोर्ट आपने अचीव किया भी है, ये आपने अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के दम पर अचीव किया है। यानी कि इसको इस तरह से समझिए कि इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रहा है भारत, वो भारत में बन रही हैं चीज़ें और उनको आप अदर कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके लिए जो आपकी भारत की डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ को फोकस में रखते हुए आपने उन इंडस्ट्रीज़ के भीतर कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश पूरी की अब तक। तो उनमें कनेक्टिविटी आपने बनाने की कोशिश की, भारतीय इंडस्ट्रीज़ के बीच में कनेक्टिविटी, भारतीय कंपनीज़ के बीच में कनेक्टिविटी बनाई, ताकि मान लीजिए दो कंपनियां हैं, और जैसे कंपनी कैसे हैं, मान लीजिए कि मैं हूं और मैं पेपर प्रिपेयर करता हूं, पेपर बनाता हूं मैं, तो एक कंपनी मैं हूं, और सपोज़ कीजिए कि दूसरी कंपनी है वो पल्प प्रिपेयर करती, पेपर बनाने के लिए पल्प चाहिए तो वो पल्प प्रिपेयर करते हैं। अब पल्प और पेपर ये दोनों आपस में कनेक्ट होने वाली कंपनियां हैं, इनको जोड़ना है। तो मेरी प्रोडक्शन के लिए जो इनपुट मुझे चाहिए पेपर के लिए, वो मुझे पल्प चाहिए, तो इस तरह से मुझे जोड़ दिया। पल्प आएगा मेरे पास, मैं उससे फाइबर बनाऊंगा और उससे पेपर बन जाएगा। पल्प आएगा मेरे पास, उसको मैं प्रोसेस करूंगा, पेपर बन जाएगा। लेकिन वो पल्प बनाने वाले को आगे से चाहिए फाइबर, तो उसे फाइबर आएगा, बैम्बू फाइबर आएगा, या जहाँ से जो भी फाइबर मिलेगा उसे फाइबर मिले। तो फाइबर मेकिंग कंपनी से पल्प वाले को जोड़ दिया, पल्प वाले से मुझे जोड़ दिया। तो एक दूसरे को जो भी इंटरमीडिएट गुड्स चाहिए, उन इंटरमीडिएट गुड्स की अवेलेबिलिटी डोमेस्टिक कंपनीज़ को, डोमेस्टिक प्लेयर को, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को होती रहे, इसका प्रबंध किया। तो हम अपने इंटरमीडिएट गुड्स अपने ही देश से डिराइव कर रहे हैं, और उन इंटरमीडिएट गुड्स की मदद से हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम इंटरनेशनली एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये हम कर रहे हैं, तो इस वे में हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है। लेकिन जब हम इस वे में एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसका मुद्दा यहाँ पर ये आ जाता है कि हमारी कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन उस लेवल का नहीं है, तो कंपनीज़ का साइज़ उतना बड़ा नहीं है, पूंजी का निर्माण उतना ज़बरदस्त नहीं। दूसरा
स्किल्स उतने नहीं हैं, और इंटरनेशनल लेवल पर जो डिमांड है वो बड़ी कंट्रीज़ से आती हैं, और जो बड़ी कंट्रीज़ हैं उनकी जो डिमांड है वो क्वालिटी प्रोडक्ट की होती है, हाई एंड प्रोडक्ट की होती है। तो उस क्वालिटी को हम उस लेवल पर टारगेट नहीं कर पा रहे हैं। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बड़ी चीज़ है। जिन क्षेत्रों में हम क्वालिटी को सर्व कर पा रहे हैं उन क्षेत्रों में हमारा काम अच्छा चल रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, लेकिन वो क्षेत्र, वो सेक्टर बहुत ही फ्यू हैं, जैसे कि सर्विस सेक्टर। नेचुरली सर्विस सेक्टर में हम बेहतर हैं बाकी कंट्रीज़ के कंपैरेटिवली, जिसमें कि आईटी सर्विसेज बहुत महत्वपूर्ण है, और हम आईटी सर्विसेज अमेरिका, यूरोप और अदर वर्ल्ड कंट्रीज़ को दे रहे हैं। तो इसमें तो हमारी एडवांटेज है। लेकिन रेस्ट ऑल अदर आइटम्स अगर हम देखें तो उसमें हम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर और प्राइसिंग के मामले में पिछड़ते हैं बाकी कंट्रियों कंपैरेटिवली। तो वही प्रोडक्ट कोई और कंट्री हमसे बेहतर क्वालिटी और हमसे सस्ता प्रोड्यूस करके दे देते हैं, तो फिर मार्केट्स उसे मिलेंगी इंटरनेशनल, वो मार्केट हमें नहीं मिलेगी। तो ऐसे में हम अपनी कंट्री के रिसोर्सेज को मोबिलाइज़ करके अपनी ही कंट्री में इंटरमीडिएट गुड्स की कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करके अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सपोर्ट करके उससे जो प्रोड्यूस हो रहा है उसे एक्सपोर्ट में यूज़ कर रहे हैं, और इसलिए एक्सपोर्ट वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट में है और थिनली स्प्रेड है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई। लेकिन अब यहाँ पर अगर आप बात करें तो चाइना स्पेशलाइजेशन में काम कर गया। ऐसा नहीं है कि डाइवर्सिटी नहीं है, लेकिन स्पेशलाइजेशन पे फोकस ज़्यादा है। ये कैसे स्पेशलाइजेशन का कंसेप्ट क्या है? तो सपोज़ कीजिए चाइना की बात अगर हम करते हैं, मान लीजिए चाइना, तो चाइना क्या कर रहा है कि चाइना के पास एबंडेंट लेबर है, बहुत ही ट्रेडिशनली अनस्किल्ड लेबर, ट्रेडिशनल फील्ड में अनस्किल्ड लेबर एग्जिस्ट कर रही है। ये ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ की बात अगर हम करें तो मान लीजिए जैसे कि टेक्सटाइल है, क्लोथिंग है, फुटवियर मेकिंग है, ये सारी इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। अब ये जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ में एक अनस्किल्ड लेबर का हाई लेवल कॉर्पस अवेलेबल है चाइना के पास, वो चाइना के पास है। तो चाइना ने उनको प्रिपेयर किया और चाइना ने ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ कनेक्ट होने की कोशिश की। तो मतलब मान लीजिए कि अगर कहीं किसी कंट्री में बेटर क्वालिटी का थ्रेड बन रहा है, वो थ्रेड क्वालिटी, वो डिज़ाइन, वो कलर और स्टैंडर्ड्स सारे के सारे यूके में प्रिपेयर हुए सपोज़ कीजिए। तो यूके ने फॉर द पर्पज़ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग चाइना के पास उसे भेज दिया। चाइना में अबंडेंट ट्रेडिशनल सेगमेंट में अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल है, जिनको उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना, मशीन को कमांड दे दी जाएगी। कलर, थ्रेड क्वालिटी, थ्रेड डेवलपमेंट, डिज़ाइनिंग, ब्रांडिंग सारी मान लीजिए यूके ने कर दी है। तो चाइना वो शर्ट को यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा, और उस शर्ट को प्रोड्यूस करके चाइना, मान लीजिए चाइना को ये कहा गया है कि ये शर्ट प्रोड्यूस करके आपको फिर भेज देनी है वियतनाम फॉर द पर्पज़ ऑफ पैकेजिंग। तो वो वियतनाम में भेज दी जाएंगी और फिर वियतनाम का स्टैंप लग के सारी दुनिया में वो बिकेगी, या मान लीजिए चाइना का ही स्टैंप लग जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि चाइना में ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ये एक तरह से असेंबली कर रही है, असेंबल कर रही है चीज़ों को, और इस असेंबलेज के लिए जो रॉ मटेरियल है, जो रिसोर्सेज है चाइना, वो भारत अपनी कंट्री से डिराइव ना करके वो बाहर से डिराइव कर रहा है, यूके से डिराइव कर रहा है। या इसका दूसरा तरीका ये भी हो सकता था कि यूके डिज़ाइन, कलर, थ्रेड की क्वालिटी और स्टैंडर्ड मेंशन कर दे, तो कलर भी चाइना अपनी कंट्री से डिराइव कर सकता है, थ्रेड भी अपनी कंट्री से डिराइव कर सकता है, स्टैंडर्ड, क्वालिटी, डिज़ाइन सब कुछ बता दिया है यूके ने। तो यूके फॉर द पर्पज़ ऑफ चाइना फॉर द पर्पज़ ऑफ यूके अपनी कंट्री से रिसोर्स मोबिलाइज कर रहा है रॉ मटेरियल की फॉर्म में और लेबर की फॉर्म में, और एक चीज़ असेंबल कर रहा है या कह लीजिए मैन्युफैक्चर कर रहा है और उसे फिर अदर कंट्री को दे रहा है। तो चाइना भी एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन चाइना के एक्सपोर्ट का लेवल बहुत ही मंगस है। वो इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि चाइना के इंटरनेशनल रिलेशन किसी दूसरी पार्टनर कंट्री के साथ कितने हैं, यानी कि जो वियतनाम में माल जा रहा है वो वियतनाम बाय नहीं कर रहा है चाइना से। चाइना को इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि वियतनाम मेरा बायर है, मुझे उससे इतने वॉल्यूम गुड्स का ऑर्डर लेना है। चाइना सिंपली उस नेटवर्क प्रोडक्ट की चेन में, उस ग्लोबल वैल्यू चेन में एक स्टेक होल्डर है, और वो जो ऑर्डर उसे यूके से आया है उसकी पूर्ति करके वियतनाम को आगे दे रहा है।
तो क्योंकि ऐसी मल्टीपल ग्लोबल वैल्यू चेन्स का आज चाइना पार्टिसिपेंट है, बहुत सारे नेटवर्क प्रोडक्ट्स का एक हिस्सा वो भी है जहाँ से वो प्रोडक्ट होकर के गुजरेगा, उस नेटवर्क का वो पार्ट है। इसकी वजह से बड़े पैमाने पर चाइना की लेबर राउंड द ईयर एंगेज रहती है। चाइना को रिसोर्सेज इंटरनेशनली भी आते हैं मोबिलाइज होकर के, और चाइना अपने इंटरनली रिसोर्सेज भी मोबिलाइज करता है। ये कारण है कि चाइना का एक्सपोर्ट ज़बरदस्त है, चाइना की लेबर की अर्निंग ज़बरदस्त है, और चाइना में लोगों की परचेजिंग पावर ज़बरदस्त है। और फिर इसी की वजह से जब वो सेकेंडरी लेवल पर अपनी उस सैलरी से डिमांड क्रिएट करते हैं तो उससे चाइना की इंटरनल इकोनॉमी भी मोबिलाइज हो जाती है। आई बात समझ में? तो ये मैंने एक कंपैरिजन आपको बताया। लेकिन चाइना भारत से ये अधिक क्यों कर पाया? क्योंकि अब आप समझिए, चाइना ने डाइवर्सिफिकेशन की बजाय स्पेशलाइजेशन पे फोकस किया, और चाइना ने ये देखा कि मेरे पास अबंडेंट लेबर फोर्स है। चाइना ये देखा कि वो अनस्किल्ड हैं, अगर उन्हें मैं स्किल्ड करने बैठूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। तो अबंडेंट है लेबर फोर्स, प्राइमरी लेवल एजुकेशन है उनकी, ट्रेडिशनल नॉलेज से भरे हुए हैं, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे जूते बनाने की बात हो, चाहे कपड़े बनाने की बात हो, इन सभी क्षेत्रों का ज्ञान उन्हें ज़बरदस्त है। और ऐसे क्षेत्रों में उन्हें यूज़ किया जा सकता है, तो उस लेबर को यूटिलाइज़ किया। तो चाइना ने ग्लोबल लेवल पर एग्जिस्ट कर रही उन ग्लोबल वैल्यू चेन्स को आइडेंटिफाई किया, जिन ग्लोबल वैल्यू चेन्स में बहुत बड़े स्तर पर रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, पहला। दूसरा, हाई लेवल लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें लेबर तकरीबन अनस्किल्ड चाहिए विद द ट्रेडिशनल नॉलेज। तो ऐसे में वो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री सेगमेंट्स और उससे रिलेटेड अनस्किल्ड लेबर और हाई लेवल रिसोर्स से बनने वाली चीज़ों को, ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम को अंडरस्टैंड किया चाइना ने, और उसी के मद्देनज़र अपने देश में इंडस्ट्री लगानी शुरू की, बड़ी बड़ी असेंबली लाइन्स सेटल की, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाए उस लेवल पर। तो बहुत ही लार्ज स्केल पर डेलिबरेटली चाइना ने अनस्किल्ड लेबर बेस्ड असेंबली लाइन्स को स्पेशलाइज किया ग्लोबल वैल्यू चेन्स को समझते हुए। और यही कारण है कि फिर ग्लोबल लेवल पर जब वो वैल्यू चेन्स को एक ऐसे पार्टिसिपेंट की नीड फील हुई जो उस वैल्यू चेन में असेंबली लाइन के उस पर्पस को परफॉर्म कर सके, तो उन्हें फिर चाइना के अलावा कोई और मिला नहीं, तो उन्होंने वो चाइना की ओर देखा। इसलिए वो चाइना, जैसे मुझे दिखता है कि मेरे बगल में एक दुकानदार है, वो ऐसी चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है जिसके लिए उसे कुछ इस तरह के रॉ मटेरियल या इस तरह की लेबर की ज़रूरत है जो मेरे पास है, तो मैं भी अपना सेटअप फिर वैसा ही बना लूँगा। अगर मुझे ये दिख भी रहा है कि उसे लेबर की ज़रूरत रहती है, मुझे ये दिख भी जा रहा है कि जो अनस्किल्ड लेबर है वो उसकी रिक्वायरमेंट करता है, और जो मेरी दुकान पे सामान पड़ा है उसे उसकी ज़रूरत रहेगी, लेकिन इससे अलग ही फिर मैं एक सेटअप लगा रहा हूँ, इससे अलग ही एक इंडस्ट्री डेवलप कर रहा हूँ, तो फिर वो अपनी उस रिक्वायरमेंट के लिए मेरे पास ना आकर के कहीं और चला जाएगा। तो ग्लोबल वैल्यू चेन्स को समय रहते समझना ज़रूरी था। उसके तहत अपनी कंट्री में इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर क्रिएट करने की ज़रूरत थी। एक ऐसा सप्लाई चेन सिस्टम, एक ऐसी असेंबली लाइन से इस्टेब्लिश करनी ज़रूरी थी जिसकी वजह से आप उन बड़े मुल्कों की उन ज़रूरतों को सेटिस्फाई कर सकें प्रोडक्शन की। और चाइना ने ये समय रहते किया, जिसकी वजह से चाइना असेंबली हब कहलाता है पूरे वर्ल्ड का। अब यहाँ पर एक ध्यान रखिए, वर्ड यूज़ होता है असेंबली हब। ये असेंबली हब कंसेप्ट बहुत ज़बरदस्त है। कंपोनेंट्स फॉरेन से आते हैं, पार्ट्स फॉरेन से आते हैं, डिज़ाइन फॉरेन से आता है, और एप्पल में साफ साफ लिखा होता है डिज़ाइंड इन कैलिफोर्निया, मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। तो डिज़ाइन वहाँ से आएगा, क्वालिटी स्टैंडर्ड वहाँ से आएंगे, चाइना को क्या करना है, असेंबल करना है उसको। तो चाइना असेंबली हब है पूरे वर्ल्ड की ग्लोबल वैल्यू चेन का, GVC का, पूरे वर्ल्ड के नेटवर्क प्रोडक्ट का असेंबली हब है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ